नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 और मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स की सबसे पहले बात करें तो आज मार्केट्स में फिर से हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट्स अब एक रेंज में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज अगर निफ्टी की बात करें तो शुरुआत पॉजिटिव देखने को मिली थी। हम खुले थे 19,500 के आसपास। 19,500 का लेवल हमने पार भी किया, लेकिन उसके ऊपर टिकने में जो दिक्कत है वो निफ्टी लगातार फेस करता हुआ दिख रहा है। हमने 19,567 का एक रिकॉर्ड हाई छुआ था, लेकिन उसके बाद आप देखिए ऊपरी स्तरों पे जो प्रेशर है वो मार्केट्स पे हर हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 19,500 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। इसी तरह बैंक निफ्टी की भी जहां तक बात है तो बैंक निफ्टी तो जो रिकॉर्ड हाइज बने थे 45,650 के आसपास के, वहां से करीब करीब 1,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट या हल्का बैंक निफ्टी वहां से हो चुका है। तो उस लिहाज से देखा जाए बैंक निफ्टी पे जो प्रेशर है वो निफ्टी की तुलना में आपको ज्यादा नजर आएगा। सेंसेक्स की जहां तक बात है तो एक समय हमने 66,000 का लेवल भी पार कर लिया था और आज हम देख रहे हैं कि 65,763 ये लेवल है जहां पे फिलहाल कारोबार देखने को मिल रहा है। 200 पॉइंट के आसपास के गेंस हैं। जो मदद मिल रही है सेंसेक्स निफ्टी को वो मिल रही है आईटी एज अ पैक से। आईटी एज अ पैक आप देखिए दूसरे दिन लगातार टॉप गेनर के तौर पे उभर रहा है, क्योंकि जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं वहां पे लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 स्टॉक्स अगर आप देखेंगे जो टॉप गेनर्स हैं निफ्टी में, वो सारे के सारे आईटी स्टॉक्स हैं। इसमें एलटीआई माइंट्री है, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा। और इनमें अगर आप देखेंगे 3.25 से लेके 4.25% तक की जो तेजी है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। तो आईटी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्या यही बाजार को आगे भी सहारा देता रहेगा, इस पर भी फोकस करेंगे। सेनको गोल्ड जिसकी आज लिस्टिंग हुई है उस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। पतंजलि का जो ओएफएस खुला हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी मौजूद है और उनके पास चलते हैं और एक एक करके सारे सवाल उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और आपके पास भी अगर कोई सवाल है तो आप जल्दी से हमारे साथ अपने सवाल शेयर कर दीजिए। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा 9311211874। आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं या ईमेल करके भी अपने सवाल हमें भेज दीजिए। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। अपने सवाल जल्दी से जल्दी भेजिए। आप हमारा जो यूट्यूब पेज है उस पर भी चाहें तो आप अपने सवाल हमें शेयर कर सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब देंगे रवि सिंह जी। रवि सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मनी 9 पर। मार्केट्स में हम जो देख रहे हैं कि 19,500 एक हर्डल के तौर पे जो उभर के सामने आ रहा है, कितनी बड़ी दिक्कत है, कितनी बड़ी दीवार है ये निफ्टी के लिए 19,500 का लेवल? देखिए 19,550 बिल्कुल आपने संदीप जी ये देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। और ओवरऑल इस समय अगर देखा जाए तो एक दो सेक्टर जो है वो थोड़ा सपोर्ट कम दे पा रहे हैं। जैसे बैंक्स आप देख रहे होंगे सपोर्ट नहीं दे रहा, सीमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। और जो सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक है वो भी मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है फिलहाल। अगर डेरिवेटिव डेटा को यहाँ पर खंगालने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि 19,550 कहीं ना कहीं से एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और उस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक नए हाई नहीं बनेंगे। लेकिन मैं काफी पॉजिटिव हूं क्योंकि हिस्टोरिकली मैंने पिछले कई प्रोग्राम में कहा था, जब पिछली बार अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे बाहर तो उसके बाद मार्केट में एक अपवर्ड रैली आई थी और इस बार फिर प्रधानमंत्री साहब बाहर हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सेंटिमेंट यहाँ पर पॉजिटिव बिल्डअप हो गए और 550 का लेवल टूटेगा। ठीक है, तो 19,550 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा। एक रेजिस्टेंस जरूर है, वहां पे बाजार जाता है तो अटकता जरूर है, लेकिन वो लेवल पार हो जाएंगे ऐसी उम्मीद रवि जी लगा के चल रहे हैं। सर मार्केट को एक जो सपोर्ट मिल रहा है लगातार वो है आईटी एज अ पैक से। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, खासतौर पे टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, इनके जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स हालांकि उतने उत्साहित नहीं रहे जैसा बाजार मान के चल रहा था, उस अनुमान से थोड़े से नीचे देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरह से एचसीएल टेक ने अपनी जो गाइडेंस उसे मेंटेन किया है, टीसीएस की भी जो ऑर्डर बुक जिस तरह की आई है, एट्रिशन दर में कमी देखने को मिली उससे, और खास तौर पे जो वैल्यूएशन जिस तरह के हैं, मार्केट मान के चल रहा है कि इन शेयरों में बहुत बड़ी जो शॉर्ट कवरिंग है वो ड्यू है। यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग के तौर पे भी ये सामने आ रहे हैं। आपकी क्या राय है सर, क्योंकि मिड कैप आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है बहुत ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा है, क्या अब दिग्गजों के चलने की बारी है? संदीप जी इस समय अगर इंडस्ट्री के व्यू को समझा जाए तो कहीं ना कहीं से वो ये लोअर लेवल बाइंग है। आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो इंटैक्ट है वो अभी ट्रेंड डाउन है, इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं करना चाहिए। और
क्योंकि आप इतनी डीप एनालिसिस करते हैं तो का प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें ऑब्वियसली कि हमें कॉन्क्रीट व्यू देना होता है। और इस समय अभी ये क्लियर है कि क्वार्टर के जो अर्निंग्स आने शुरू हुए हैं, जो कि यहाँ पर हमें उम्मीद थी कि काफी जो है वो नेगेटिव ट्रेंड रहेंगे या फिर अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होगा, तो वो डिस्काउंटेड हो रहे हैं। तो इसी वजह से आप टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल अब थोड़े से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में ये मार्केट को थोड़ा सा अप ट्रेंड यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। और ओवरऑल अगर देखें तो मुझे लगता है कि 3 से 5% इस चीज को नोट करके रखें, 3 से 5% तक की रैली इन स्टॉक्स में क्लियर यहां से देखने को मिलेगी। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो बिल्कुल बनती है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये भी है कि अगर आप जब 5 साल 10 साल का व्यू रखते हैं तो शायद पार्शियली इन्वेस्टमेंट जरूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरडे ट्रेड्स तो इनिशिएट किए जा ही सकते हैं, 3 से 5% तक का अप मूव आ सकता है, और आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए भी इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट सर, हमारे एक दर्शक हैं कपिल देव जी, उन्होंने एक सवाल जो भेजा है वो आईटी से ही लिंक्ड है। वो कह रहे हैं कि क्या विप्रो के शेयर में 3 साल के होराइजन से खरीदारी की जा सकती है? तो कुल मिला के ये पूछना चाह रहे हैं कि आईटी एज अ पैक में अगर दिग्गज को किसी को चुनना है तो क्या वो विप्रो हो सकता है? देखिए, अगर अगर मुझसे कंपैरिजन में पूछेंगे तो मैं छोटे स्टॉक्स की तरफ जाऊंगा, लेकिन दिग्गज स्टॉक में भी आपको बता देता हूं कि दिग्गज स्टॉक में मुझे जो अच्छा लग रहा है वो टेक महिंद्रा ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि आप अगर कंपैरिजन करें, टीसीएस थोड़ा एक्सपेंसिव अब हो चुका, 3,3200 के लेवल पे ज्यादा अच्छा था। इन्फोसिस इससे पहले संदीप जी, मुझे ऐसा याद आता है कि जो आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी आपने रेटिंग कराई है, उसमें मैंने पहले टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल रखा था। अब सिर्फ एक नंबर चेंज हुआ, और एक नंबर चेंज ये हुआ है कि आपको टेक महिंद्रा पहला रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप विप्रो की जगह टेक महिंद्रा को शामिल करें, ज्यादा बेटर होगा। विप्रो 400 420 के आसपास आते ही थकना शुरू हो जाएगा। अच्छे लेवल्स अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं टेक्निकल पे भी, तो मुझे लगता है कि 370 380 के जो लेवल्स है वो थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि 370 380 पे विप्रो मिले तो आप खरीदारी शुरू करें, भले ही आपका कितना भी लंबी अवधि का नजरिया हो, राइट? जी बिल्कुल। ठीक है, तो कपिल जी, आपके लिए राय यही है कि अगर आप विप्रो में खरीदारी करना चाहते हैं तो मौजूदा लेवल्स इतने अट्रैक्टिव नहीं है, 370 380 तक का डिप आने दीजिए, वेट कीजिए, वहां पे आप चाहें तो इसमें एंट्री करके चल सकते हैं। रंजीत भाटिया, इन्होंने भी अपना सवाल हमारे साथ हमारे यूट्यूब पेज पे शेयर किया है। एक तो सर जुबिलेंट इंग्रेविया और दूसरा है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स, दो शेयर हैं जिसके बारे में वो पूछना चाहते हैं कि क्या इन शेयरों में एंट्री करने का सही समय है फिलहाल? आपने ऑटोमेटिव, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स और दूसरा है जुबिलेंट इंग्रेवा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन स्टॉक्स में दबाव अभी बन सकता है। काफी जो है वो कंसोलिडेशन यहाँ पे थोड़ा सा दिन देखने को मिलेगा। और अभी जो रेंज दिखाई दे रही है चार्ट पे, वो फिलहाल तो अट्रैक्शन नहीं दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अवॉइड रखना चाहिए। अभी आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है टेक महिंद्रा ले लीजिए, 1222 के पास चल रहा है ये, 1600 तक के टेक टारगेट अचीव कर सकता है। दूसरे स्टॉक पे अगर फोकस करते हैं यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ऑटो स्टॉक में अगर लेना ही है तो आप जमुना ऑटो ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स की बजाय भाटी साहब, आपके लिए राय ये है कि आप जमुना ऑटो इसको कंसिडर कीजिए। यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा आपको जो वैल्यू बाइंग का प्रोपोजिशन है वो शायद आता हुआ नज़र आए। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें एक शेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आज के दिन में है, वो है सुबेक्स का। सुबेक्स के शेयर में अब हम देखें तो 15% के आसपास के जो गेंस हैं वो देखने को मिल चुके हैं। पिछले साल अगस्त में इन्होंने कुछ जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ एक करार किया था, उसके बाद काफ़ी बड़ी रैली हमने इस स्टॉक में बनती हुई दिखी थी। अब ये 32.5 रुपये के आसपास अवेलेबल है। एक समय ये 48.25 तक भी चला गया था। तो 48 रुपये से लेकर जो 32 या 30 तक की जो गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, जो करेक्शन आया है, क्या वापस सर वो जो तेजी का रुझान है इसमें शुरू हो रहा है? अब बिल्कुल, देखिए आज काफी स्पेकुलेटिव मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 32 का लेवल आ चुकी, काफी तेजी से 5% ऊपर हो चुका है। और अब यहाँ से रैली देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार 38 और 42 ये दो टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। टेक्निकली भी अगर देखते हैं तो थोड़ा सा गैप ओपनिंग यहाँ पर दिखी है। वॉल्यूम लेकिन यहाँ पर काफी अच्छे सपोर्ट दे रहे हैं। तो बिल्कुल आपको ये अभी 38 से 42 ये दो लेवल अचीव होते हुए आ सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं तो यहाँ पे
₹29 का एक स्टॉप लॉस बनता है जिसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 29 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें सुबेक्स में, ऊपर में 38 और उसके बाद 42 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सर आप मिड कैप आईटी की बात कर रहे थे, एक स्टॉक है मैस्टेक का, आज 7.5% के आसपास ये गेंस यहाँ देखने को मिले हैं। 2200 रुपये के आसपास का इसका 52 वीक हाई है और आज का हाई है 2141 रुपये का। मैस्टेक में जो ये जो फ्रेश हाइस के आसपास कारोबार हो रहा है, क्या अभी कोई मौका बनता है या जिसके पास है वो मुनाफा वसूली कर ले? संदीप जी, मैं इस स्टॉक को आज आपकी टॉप पिक में देने वाला था, लेकिन आज इसकी तेजी देख करके मैं थोड़ा सा रुक गया। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अगर अब यहाँ पर जो वेट कर रहा हूं मैं, वो वेट कर रहा हूं कि ये एक बार आज 2120 के ऊपर अगर ये क्लोज कर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बाय बनेगा। तो यहाँ पर कंडीशनल बाय बनता है कि आप एक बार को 2120 के ऊपर का क्लोजिंग देख लें। अगर वहां पर क्लोज करने के टाइम पे रहता है 330 के पास, 325 के पास बीच में टाइम में, तो आप इसको बिल्कुल लेके चल सकते हैं। और यहां से अपवर्ड जो रैली है वो एक बार 2400 तक के लेवल दिखा सकता है। तो चार्ट पर सुबेक्स काफी स्ट्रांग लग रहा है और पुल बैक भी अच्छा आया है। आरएसआई भी आपके कंट्रोल में है, साथ ही टेक्निकल पैरामीटर पे भी आपको जो है वो अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैस्टैक में 2120 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये पार हो गया तो फिर बाद में 2400 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। सर हमारे एक दर्शक हैं चंबल फर्टिलाइजर पे, उन्होंने बाइंग कर रखी है, सुजल राणे इनका नाम है, 274 रुपये ये इनका एंट्री प्राइस है। 210 शेयरों की इनकी खरीद है और चंबल फर्टिलाइजर में फिलहाल 265 रुपये के आसपास कारोबार हो रहा है, यानी कि करीब करीब 9-10 रुपये के आसपास का लॉस इनको अपने ट्रेड पे हो रहा है एक शेयर की, जहाँ तक बात है। क्या करना चाहिए सर, इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स वो जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर समय दे दीजिए। आपका लेवल इतना नीचे नहीं है, आपके लेवल्स जो हैं वो ठीक हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से चार्ट में भी अगर देखा जाता है तो 260 और 258 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। और पुल बैक रैली अगर देखते हैं तो वापस जैसे ये 270 के ऊपर क्लोज करेगा, वापस से 280 और दूसरा टारगेट होगा 300 रुपए का। नोट करके रख लीजिए, 270 के ऊपर निकलते ही आपको या तो ऐड करना है या पोजीशन बढ़ानी है, या अपनी पोजीशन को अभी 260 और 58 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखना है। टारगेट आपको, पहला टारगेट 280, दूसरा टारगेट 300 रुपए मिलेगा। तो जल्दबाजी ना करें, लेकिन ये भी नहीं कोशिश करिए कि आपको कल मिल जाएगा। टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन तक कंसोलिडेशन यहाँ पर रहेगा, उसके बाद आपको उन लेवल से अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो सुजल जी आपको पेशेंस रखना है, 260 258 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है चंबल फर्टिलाइजर में। थोड़ा अगर आप पेशेंस रखेंगे और जैसे ही 270 रुपये का लेवल पार करेगा, फिर आपको 280 300 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, जैसे रवि जी ने कहा, आपको पेशेंस रख के चलना होगा। 270 का लेवल जब पार होगा तब यहाँ पे आप चाहें तो फ्रेश बाइंग भी इस स्टॉक में कर सकते हैं। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया है, वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि किस स्टॉक की उन्होंने बातचीत करी है। जो सवाल उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है वो अगर हम आपके सामने लेकर आ पाएँ। लंबी अवधि के लिए कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस में क्या निवेश कर सकते हैं? अक्षत हमारे एक दर्शक है, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है। सर आज कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस में हम देख रहे हैं कि एक जंप भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछली तिमाही की जहाँ तक बात है तो इन्होंने एक बड़ा डिफॉल्ट किया है, अपने कर्ज के भुगतान को नहीं कर पा रही है ये कंपनी। कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस कोई फंडामेंटल या कोई टेक्निकल व्यू बन पा रहा है सर इस पर? देखिए, टेक्निकली तो बिल्कुल अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है, 56 तक के लेवल आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, 40 के स्टॉप लॉस से 52-56 का टारगेट अचीव किया जा सकता है। रिस्क जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में थोड़ा रिस्क लेंगे तभी रिवॉर्ड है। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल टेक्निकल पे काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है, पुल बैक रैली दिख रही है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस कंटिन्यू 10, 20, 30 सपोर्ट दे रहे हैं। आरएसआई थोड़ा सा हायर साइड पे निकल रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। टेक्निकली यहाँ पे इसे इंडिकेशंस हैं कि स्टॉक में और अपसाइड आ सकती है, तो आप चाहें तो इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। रोटो पंप एक हमारे दर्शक ने शेयर का नाम हमें भेजा है सवाल के तौर पे। उनका ये 370 रुपये का भाव है। लॉन्ग टर्म के लिए वो जानना चाहते हैं कि क्या मैं रख सकता हूँ। 200 शेयर उनके पास है, 370 की खरीद है। आज इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, 5% के आसपास की तेज़ी है। 381 रुपये यानी कि इनका जो खरीद भाव है वहाँ से करीब 10-11 रुपये ऊपर है। क्या करना चाहिए सर? ये जो मुनाफा मिल रहा है क्या और बिल्ड ऑन हो सकता है? संदीप जी, इसको टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं तो एक महीने में 15%, 3 महीने में 34% और एक साल में 74%, और उससे भी ज्यादा
आपको समझ में आएगा कि 3 साल में 700 750% की रैली ये स्टॉक दिखा चुका है। और कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन में आ गया है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को कंपैरिजन करें टेक्निकल पे तो जरूर आपको अपवर्ड लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप दो काम करिए। एक तो पहला कि यहाँ पर एक स्टॉप लॉस पुट कर लीजिए, वो पुट कर लीजिए आप 370 का। ठीक है। 370 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर आपको यहां से इस पे सवारी करनी है, आगे बढ़ना है, तो 400 रुपए आता है तो प्रॉफिट बुक करना है। अगर 370 के नीचे चला जाता है तो फिर इंतजार करिएगा, इस शेयर पे हम लोग चर्चा करेंगे वापस से 320 के पास जब पहुंच जाएगा, या 300। तो टेक्निकली ये हालात हैं। तो आप अगर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपका बाइंग प्राइस यहीं पर है, तो आप चाहे तो आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, आप एक बार का मुनाफा भी बुक कर सकते हैं, लेकिन टारगेट यही होंगे, पहला 400, और अगर 370 के नीचे जाता है तो 320। तो आपको नीचे की साइड पे गहराई ज्यादा दिखाई देगी। ठीक है सुजय भाई, आपने जो सवाल भेजा है, रोटो पंप्स पे बहुत ज़्यादा चल चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा गेंस बन चुके हैं, तो थोड़ा कॉशियस हो जाइए, ऐसा हमें रवि जी बता रहे हैं। 370 रुपये जो आपका खरीद भाव है उसी के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या तो आप चाहें तो अपना मुनाफा बुक भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 400 रुपये तक चला जाए, ऐसे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहे हैं। लेकिन करेक्शन की जो एक आशंका है वो ज़्यादा नज़र आ रही है स्टॉक में, हो सकता है नीचे ये 320 तक भी चला जाए, तो इसलिए आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए या तो फिर अपना मुनाफा बुक कर लीजिए। हमारे एक दर्शक हैं सर विकास, उन्होंने दो शेयर हमारे साथ शेयर किए हैं, एक तो है आइशर मोटर्स और दूसरा है आईटीआई। आइशर मोटर्स में तो हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल जो खबर आई थी कि हीरो मोटो ने अपनी जो नई बाइक लॉन्च करी है हार्ले डेविडसन के साथ मिलके, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला, लेकिन आज आप देखें 2% के आसपास का अप मूव है, 3325 रुपये के आसपास ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पहले आइशर मोटर्स के बारे में बताएं सर, क्या रुझान बन रहा है जो हाल फिलहाल करेक्शन हुई है, उसके बाद अब क्या रणनीति होनी चाहिए स्टॉक में? देखिए, करेक्शन का डेफिनेटली यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए, और चूंकि आप देख रहे हैं कि एक कंपैरेटिव स्टडी अगर करते हैं तो थोड़ा सा ये करेक्शन वाजिब था, और मुझे लगता है कि जितना लेवल्स आपको डाउनसाइड देखने को मिले थे वो मिल चुके हैं। और अब यहाँ से देखते हैं तो वापस से 3600 तक की सफर जो है वो तय करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो बिल्कुल आपको वोलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको स्टॉप लॉस एक बता देता हूं कि यहाँ पर आपको कौन से स्टॉप लॉस से आपको ट्रेड करना है। आप अगर आइशर को ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस बनता है, चूंकि आप 3600 का टारगेट लेना चाहते हैं तो 3200 रुपए का। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप 3280 के स्टॉप लॉस से 3460 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर रन अप देख सकते हैं, और मुझे लगता है बाइंग कॉल यहाँ पर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आइशर मोटर्स में जो हाल फिलहाल गिरावट हुई है उसे ज़रूर भुनाना चाहिए, उस मौके को आपको खरीदारी करनी चाहिए। इंटरडे में या मतलब छोटी अवधि के लिए खरीदेंगे तो 3460 का टारगेट, तब आपका स्टॉप लॉस होगा 3280 का, और अगर आप लंबी अवधि के लिए देखें तो 3600 तक के लेवल्स आ सकते हैं, उस केस में आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 3200 रुपये पे। दूसरा सवाल इनका है सर आईटीआई पर, आईटीआई पे ये जानना चाहते हैं, आईटीआई 100 रुपये के ऊपर है फिलहाल, 107 रुपये के आसपास का लेवल है। अगर हम एक महीने में देखें तो इस स्टॉक ने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है, 1% के आसपास की गिरावट ही देखने को मिली है। तो आईटीआई जब चलता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा उछाल आता है, जब इसमें गिरावट आती है तो गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा आती है, यानी कि बीटा इसका हाई है। तो 107 रुपये पे क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए, फिलहाल तो मुझे आईटीआई में कोई कमी नजर नहीं आ रही, और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक 105 रुपए के नीचे सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो शॉर्टर पीरियड के जो अगर देखते हैं तो वो स्टॉप लॉस बड़े स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि संदीप जी, रनअप के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ये स्टॉक चलता बड़ा धीरे धीरे है। मैंने देख रहा हूँ कि आपका एक 10 रुपए का टिकट एक क्रॉस करता है, उसके बाद फिर कम से कम 1 महीने 1.5 महीने शांत हो जाता है, और मुझे लेकिन लगता एक है कि दिन अभी में, लेकिन सर एक दिन में भरपाई कर देता है पूरी। जी, मैं वही कहने वाला था कि मतलब चलता है तो एक ही दिन में चलता है, और नहीं तो फिर शांत खड़ा रहता है। हाँ। तो बाजार का ये शांत घोड़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो आप इंतजार करिए, टाइम दीजिए। 102 105 ये दो स्टॉप लॉस निकल कर आते हैं। टारगेट अगर देखते हो तो मुझे यहाँ से लॉन्ग टर्म टारगेट 135 रुपए दिखाई देता है, और अगर शॉर्ट पीरियड टारगेट देखते हैं तो 121 रुपए दिखाई देता है। तो आप मेरे हिसाब से बने रहिए, रिस्क रॉड रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए सर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बढ़िया है कि इसको फ्रेश बाय करना चाहिए। तो विकास जी, आपके तो नाम में विकास है, तो अगर आप विकास करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो आईटीआई ले लीजिए। शांत घोड़ा है, लेकिन 121 शॉर्ट टर्म में और 133 ये इसका टारगेट है, जो कि लंबी अवधि में थोड़ा अगर आप व्यू लेके चलें तो स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इस बीच हमारे एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, शशांक हमारे साथ हैं। शशांक जी नमस्कार। नमस्कार।
बताएं सर, मेरा क्या सवाल जानना है, चाहते हैं? मैंने कुछ दिनों पहले एक आईपीओ के जरिए 1200 शेयर अलॉट हुए थे मुझे सेल पॉइंट इंडिया लिमिटेड के, और उसके बाद मैंने लगातार शॉर्ट सर्किट होता रहा। उसके बाद मैंने प्राइस को रिकवर करने के लिए अभी 1200 शेयर और खरीदे और 62 रुपीज के अराउंड, और अभी इसका 50 रुपीज के अराउंड ही रेट चल रहा है। तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? ये शशांक जी, एसएमई वाला आईपीओ है कोई जो आप बात कर रहे हैं जिसकी? जी हाँ, अभी 2 हफ्ते पहले ही आया था। इट इज बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर कंपनी है, अप्लायंस है, मोबाइल डिवाइसेस और इसकी साउथ इंडिया की। अच्छा, तो 1200 शेयर आपको अलॉट हुए थे, उस समय 100 रुपए का भाव था? जी हाँ, 100 रुपए के रेट पे। उसके बाद प्राइस को रिकवर करने के लिए मैंने 62 रुपीज के रेट पे फिर से 1200 शेयर खरीदी, क्योंकि इससे कम अलाउड नहीं है। और अभी ये अच्छा। सिर्फ 52 रुपीज के अराउंड ही आके अभी स्टेबल हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या एवरेज बन गया सर, ये जो आपके पास 2400 शेयर हो गए उसका? अभी 62.44 चल रहा है मेरा। सॉरी, 62 रुपीज एवरेज चल रहा है। 62 रुपीज़ के आसपास का आपका एवरेज हो गया। 2400 शेयर हैं। रवि जी, अगर आप सेलकॉम इंडिया डिजिटल, ये एसएमई प्लेटफॉर्म का एक आईपीओ है जो कि हाल फिलहाल आया था, इसको अगर आप ट्रैक करते हो, और इन्होंने पहले तो इनको अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद जब नीचे आया तो इन्होंने एवरेजिंग भी करी है, तो अब इनके पास 2400 क्वांटिटी है इस कंपनी की, इस शेयर की। क्या करना चाहिए सर? जी, मैं इसके प्राइस को जो है वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ खास इसमें मिल नहीं पा रहा है। मतलब फंडामेंटल नजरिए से कोई बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई नहीं देता कि मैं इनको ये राय दूं कि आप इसको कंटिन्यू करें। और दूसरी बात है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे ज्यादा अच्छा मैं एक ही चीज कह सकता हूँ संदीप जी, कि फिलहाल तो इनको निकलना चाहिए, बहुत सिंपल है। और दूसरा ये भी कहूंगा कि अगर आपको किसी भी आईपीओ में निवेश करना है तो 1:45 पे आपका जो प्रोग्राम का एंडिंग होता है ना, उसमें हमने बहुत आईपीओ डिस्कस किए हैं। अरे भैया प्लीज वहां जाके देखो कौन से आईपीओ लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमने सेलकॉम इंडिया पे अगर आईपीओ के हिसाब से लिस्ट देखे तो शायद रिकमेंडेशन बनता है। प्लीज आप उस प्रोग्राम में देखिए, एसएमईज के प्रोग्राम को देखिए और वहां से लीजिए ज्यादा। चलिए, तो सेलकॉम इंडिया में फिलहाल राय ये आ रही है शशांक जी आपके लिए कि अगर आप एग्जिट कर जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, और बाकी एसएमईज पर और जो बाकी आईपीओ आ रहे हैं उस पर तो हम लगातार कवरेज करते ही हैं। रवि जी जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि 1200 से कम क्वांटिटी आप नहीं खरीद सकते हैं, तो इसमें एक साथ बड़ा पैसा आपको इन्फ्यूज़ करना होता है। नॉर्मल जो मेन बोर्ड के आईपीओ आते हैं उसमें तो हम एक लॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसएमईज के आईपीओस में हम देखते हैं कि आपको एक साथ बड़ी रकम लगानी होती है, वहाँ पे एक लॉट आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी का जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में शशांक जी ने भुगता है, तो उससे हमें भी एक सीख लेनी चाहिए, जैसे हमें रवि जी भी बता रहे हैं। तो शशांक जी, आप इस आईपीओ से, इस स्टॉक से निकल जाइए, और बेटर जो आप स्टॉक्स की जहाँ तक बात है जिसमें आप पैसा बना सकते हैं, उसके बारे में हम रवि जी की जो पिक्स हैं वो भी देखेंगे, और 1:45 पे आप हमारे साथ आईपीओ वाला हमारा जो सेगमेंट है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। कुछ और दर्शक जो कि हमारे साथ लगातार अपने सवाल हमें शेयर कर रहे हैं, हमें भेज रहे हैं, उसमें साक्षी सिंह हमारी रेगुलर दर्शक हैं। इनके पास 2 शेयर हैं, हैथवे केबल के और ATGL के, यानी कि अदानी टोटल के। ये लगातार इसके बारे में पूछती हैं सर, कोई व्यू आपका हैथवे केबल या अदानी टोटल पे? अदानी पोर्ट ना, राइट? अदानी टोटल गैस सर, ATGL, इनके पास कुछ 1200 शेयर हैं। इसके बारे में जानना चाहते हैं। इसका इन्होंने प्राइस तो नहीं बताया, लेकिन हाँ, हैथवे केबल इनके पास 16 रुपये 20 पैसे पे है। देखिए, अदानी टोटल गैस इस समय चल रहा है 628 रुपए पे, तो फिलहाल तो मैं इनको इससे निकलने की राय नहीं दूंगा, और ये कहूंगा कि प्लीज आप इसको कंटिन्यू रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल ये थोड़ा सा कैपिटलाइजेशन डाउन दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे ये वापस से एक बार को तेजी का कर सकता है, और वापस 780 750 के लेवल आ सकते हैं। तो फिलहाल आपको कहूंगा कंटिन्यू रखें। दूसरा हैथवे केबल देखते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए, चाहे आप 5 रखिए, 6 महीने रखिए, हम रेट का डिस्कशन यही करेंगे 15 या 17। तो मुझे लगता है कि ये वो चीज नहीं है जिसमें आप सफर करें, थोड़ा सा एग्जिट करें।
ठीक है, तो हैथवे केबल से आप साक्षी जी एग्जिट कर जाइए और इसको आप होल्ड कर सकते हैं अदानी टोटल गैस को। यहाँ पे ऊपर में 780 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, हाल फिलहाल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक के फैसले आए थे उसके बाद हमने देखा था कि डेल्टा कॉप एक शेयर है जिसकी भारी मात्रा में पिटाई हुई थी, एक दिन में ही करीब 29-30% गिर गया था। हमारे एक दर्शक हैं अनुज वर्मा, वो जानना चाहते हैं कि ये जो करेक्शन हुआ है शायद उसी के बाद वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या मौजूदा लेवल पर डेल्टा कॉप में एंट्री की जा सकती है, क्योंकि 200 रुपये के नीचे स्टॉक आ गया है और एक समय इसने 257 रुपये के आसपास का, मुझे लगता है अगर सही याद है तो हाई छुआ था, 257 रुपये 50 पैसे, यही इसका 52 वीक हाई। और अभी ये सर आज 3% ऊपर है, 185 रुपये के आसपास चल रहा है। नीचे में इसने 172 रुपये के आसपास या 175 रुपये के आसपास का लो बनाया था जब जीएसटी काउंसिल का बैठक का फैसला आया था 12 जुलाई को। उसके बाद अब ये वहाँ से थोड़ा सा रिकवर होकर 185 पे आ गया। क्या करना चाहिए सर इनका? मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था इस स्टॉक को, इनके कारोबार को। 15% ऑनलाइन गेमिंग से और 85% कसिनो कारोबार से आता है, जहाँ पे 18% से 28% जीएसटी बढ़कर हो गई है। क्या राय होगी सर आपकी? कारोबार तो बंद नहीं हो रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है संदीप जी, एक चीज यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। इस समय देखिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत है और गवर्नमेंट को ये 28% जीएसटी इम्पोज करने से क्या हो गया कि अब जो ये एक ट्रेंड यहाँ पर बना है, या फिर ये कहें कि कंपनियों के लिए जो मुश्किल होगी वो होगी अब अकाउंटिंग करने की। और इसी वजह से ये स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आई, क्योंकि 28% जीएसटी को इम्पोर्ट कर देने से सिर्फ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, कहीं ना कहीं से बहुत से सवाल यहाँ पर खड़े हो जाएंगे जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट यहाँ पर इफेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है बाय करने की मत सोचिए, ये मत सोचिए कि 260 रुपए का शेयर है गिर के 180 आ गया मैं बाय कर लूं। इसको थोड़ा सा समय दीजिए, 150 रुपए पे आएगा तब फिर हम लोग चर्चा करेंगे लेने की। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी गिरावट इसमें बढ़ेगी, थोड़ा सा पुल बैक होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुल बैक नहीं होगा, इनफैक्ट पुल बैक 200 रुपए तक होगा, लेकिन 200 पे आप खरीदने की कोशिश मत करिए, बचिए। नीचे गिरेगा और 150 रुपए के आसपास आता है तो डिस्कशन करेंगे, बाय के लिए देखेंगे। फिलहाल वैसे भी जब कोई चीज बहुत ज्यादा गिरती यानी 260 से 180 अगर गिरा है तो थोड़ा सा लगभग 20-25% पुल बैक आएगा, फिर एक गिरावट आएगी। तो चार्ट का पैटर्न ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल नजरिए से भी ये सपोर्ट दे रहा है, तो वेट करना चाहिए। ठीक है, तो वेट करना चाहिए। जो एक डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी नेगेटिव है ये, और यहाँ से और करेक्शन हो सकता है, 150 रुपये तक भी ये स्टॉक फिसल के आ सकता है। तो उस लेवल का आप इंतजार करिए। वहाँ पे अनुज जी आपके लिए राय ये है कि आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। हमारे एक दर्शक हैं मकबूल जी, उन्होंने हमारे यूट्यूब पेज पे अपना सवाल भेजा है। आईडीएफसी लिमिटेड, इनके 400 शेयरों की क्वांटिटी है इनके पास, 115 रुपये ये इनका एंट्री प्राइस है, और ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं इस स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ। 113 रुपये के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। ट्रिगर है सर आईडीएफसी बैंक के साथ इनका जो मर्जर की बातचीत हुई थी उसके बाद काफ़ी अच्छा रनअप स्टॉक में आया है, इन्होंने ऊपर के भाव पे ले लिया है। क्या राय होगी आपकी? बिल्कुल सर, होल्ड करना चाहिए और अभी समय दीजिए। आईडीबीआई और आईडीएफसी दोनों में अच्छे खासे मोमेंटम है और ये मुझे ऐसा लगता है कि 126 रुपए 128 रुपए तक के टारगेट फिर से अचीव करा सकता है। तो जल्दबाजी मत करें, वेट करें। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी काफी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बनते हुए नजर आएंगे। बैंकिंग काउंटर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन बट ओवरऑल चार्ट यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। तो वेट एंड वॉच करिए। आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिनके मर्जर की घोषणा हुई है, दोनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, आप इनमें बने रह सकते हैं। इस बीच एक मार्केट पे छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूं कि मार्केट में धीरे धीरे लोअर लेवल से एक पुल बैक देखने को मिला है। निफ्टी वापस 19,500 का जो लेवल है उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब 80 पॉइंट के आसपास ही गेंस है, आधे % के आसपास की जो मजबूती है वो फिलहाल अब निफ्टी में देखने को मिली। तो लोअर लेवल से एक मार्केट में जो पुल बैक है वो साफ तौर पर देखने को मिला। जैसे हमें रवि जी शुरुआत में कह भी रहे थे कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, निफ्टी में ऊपर की ओर जो रुझान है वो पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिलेगा। चलिए, मार्केट पॉजिटिव है, लोअर लेवल से खरीदारी हो रही है। किन स्टॉक्स में और भी एक्शन बना है, कुछ बजिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कहां पे आज एक्शन देखने को मिला है। एक्शन वाले शेयरों की बात करें तो सबसे पहले जेबीएम ऑटो, ये एक स्टॉक है जिसमें आज 18% तक का जो अप मूव है वो देखने को मिला है। शेयर ने आज 1539 रुपये 60 पैसे का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुआ है। लगातार इनको नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं और अभी भी आज जो ट्रिगर बना है स्टॉक में वो ये है कि करीब 5000 इलेक्ट्रिक बसों का इनको ऑर्डर मिला है। कई सारे राज्य हैं, इनकी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स हैं वहाँ से इनको ये जो ऑर्डर हैं वो हाथ लगते हुए दिखे हैं। इसमें कई सारे राज्यों के नाम हैं जिनसे इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। उसमें
हरियाणा है, दिल्ली है, ओडिशा है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं। उसके साथ साथ गुजरात भी है, तेलंगाना भी है, जहां से इनको ये ऑर्डर मिले हैं, जिस वजह से आज स्टॉक 18% तक उछलता हुआ दिखा है। जेबीएम ऑटो में सर हमने देखा है कि बहुत शानदार रनअप देखने को मिला है। इस शानदार रनअप के बाद क्या अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है या ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स आ गए हैं? देखिए फिलहाल तो मुझे ऑटो काउंटर पे सभी ज्यादा स्टॉक जो है वो अग्रेसिव लग रहे हैं, और मुझे तो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं दिखाई देती। थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन वो भी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, और फिर वापस से रैली होगी। और इसके जेपीएम ऑटो की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 1800 तक के लेवल यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। और पिछले आपके प्रोग्राम पे भी टॉप पिक में ये स्टॉक रहा है, तो मैं ये कह दूं कि ये मेरे क्लाइंटों को भी ऐसा सजेशन इस पे गए हुए हैं। फिलहाल अभी आप 1800 का वेट करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। ये लॉन्ग टर्म दौड़ने वाला स्टॉक है और अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिलेगा, तो जल्दबाजी नहीं करनी है प्रॉफिट बुक करने की। 1800 के आसपास आएगा, उन लेवल्स पर देखेंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो ऑटो शेयर दौड़ रहे हैं, इनकी दौड़ को रोकने वाला कोई नहीं है। और ये जो जेबीएम ऑटो है ये तो 1800 रुपये तक जा सकता है, पहले भी रवि जी से रिकमेंड कर चुके हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। नो डाउट ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन हर गिरावट को आप खरीदारी के मौके के तौर पे ही देख के चलें। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें आज 2% के आसपास का अपमूव है। 677 रुपये के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने 699 रुपये का जो रिकॉर्ड ऊंचाई का स्तर है वो आज दिन के दौरान छुआ है। दरअसल इनको भुवनेश्वर से करीब करीब 200 करोड़ रुपए के ऑर्डर हाथ लगे हैं। इन ऑर्डर्स में एक तो इंस्टीट्यूशनल और उसके साथ साथ जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, ये दोनों तरह के प्रोजेक्ट शामिल है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर हाथ लगा है, जो कि अगले 20 महीने में पूरा किया जाना है। और उसके बाद हम देखें कि स्टॉक में आज 5% तक का अपमूव देखने को मिला है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या इसमें भी बने रहना है सर? कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स को लेकर क्या व्यू है? देखिए मैं तो हैरान हूँ इस समय संदीप जी की कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स तो इस तरीके से भाग रहे हैं, और काफी अग्रेसिव यानी कि ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन तो चली रही है। टेक्निकल चार्ट पे तो बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी रिकॉर्ड हाई देख रहे हैं इससे भी ऊपर रिकॉर्ड हाई बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ से अभी 8 से 10% की रैली दिखाई देती है, तो 8 से 10% का मतलब हो गया कि ऑलरेडी 70 से 80 रुपए तक की रैली और बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म व्यू रखिए आप आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पे। 70 से 80 रुपए का और अपमूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दीप इंडस्ट्रीज ये अगला स्टॉक है। ये कल भी हमारी सूची में शामिल था। कल इनको ओएनजीसी से एक ऑर्डर हाथ लगा था, जिस वजह से तेजी आई थी। और आज भी आप देखिए करीब 217 रुपए के आसपास का हाई इसने छुआ है। 219 220 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है, उसके बहुत करीब पहुंचता हुआ दिखा है। यूरो गैस सिस्टम्स के साथ इन्होंने करार किया है। इनकी सब्सिडरी कंपनी है, उसके जरिए ये जो जेवी कंपनी है वो बनाई गई है इस कंपनी की ओर से। और खास तौर पे जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वहाँ पे जो ऑयल फील्ड इक्विपमेंट्स हैं उनकी सप्लाई के लिए जो नई जेवी कंपनी है उसका गठन किया गया इस कंपनी की ओर से। इनकी सब्सिडरी कंपनी के जरिए ये किया गया है, जिसके बाद आज हमने 5% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखी है। दीप इंडस्ट्रीज पे क्या व्यू है सर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि डेली चार्ट पे देखते हैं तो अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ निकला है। तो 180 और 220 तक की रैली दे चुका है, यानी कि 40 रुपए ऑलरेडी बढ़ चुका है जहां से ब्रेकआउट दिया है। और यहां से भी अगर मोमेंटम देखते हैं तो 20 से 30 रुपए, यानी कि 240 और 245, ये दो लक्ष्य आपको लॉन्ग टर्म पे मिलेंगे। शॉर्टर पीरियड में 225 का इमीडिएट बेस पे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में स्टॉप लॉस बनता है 200 रुपए का, बिल्कुल बाय करके रखना चाहिए। और आपने बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल रिकमेंडेशन दी, और ये एक अकेली कंपनी है जो कि इस तरीके के यानी कि जो इक्विपमेंट्स ऑल फील्ड के लिए सर्विसेज देती है उसमें बनाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेनिफिट अब यहाँ से इनको ज्यादा मिलेगा। कल हमारे साथ अरुण मंत्री जी जुड़े थे, उनकी तो ये पिक्स में भी शामिल था। उन्होंने पहले भी स्टॉक में रिकमेंडेशन दी है, और आज एक मोहर लग गई है रवि जी की भी, जो कह रहे हैं कि स्टॉक में आगे भी तेजी जारी रह सकती है। लेकिन एक स्टॉक जिसमें तेजी नहीं नजर आ रही है वो है सीएसबी बैंक का, जिसे हम कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से भी जानते हैं। एक बड़े निवेशक ने स्टॉक से एग्जिट किया है। एक पब्लिक पेंशन फंड है कनाडा का, ओमर्स नाम का, जिन्होंने 13 जुलाई को यानी कि कल बल्क डील्स के जरिए इसमें अपनी हिस्सेदारी बेची है। 106 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर बेच के पूरी तरह से एग्जिट हुए हैं। 295 रुपए के आसपास करीब 21 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, और इतने ही भाव पर करीब 15 लाख शेयरों के आसपास की एक और बल्क डील हुई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो करीब करीब 36 लाख शेयर बेचे गए हैं। 106 करोड़ रुपए के आसपास की ये बल्क डील हुई हैं, और शेयर आज उसकी वजह से 2.5% तक टूटता हुआ नजर आया है। क्या करना है सर? ये खरीदारी करने का मौका है जो गिरावट आ रही है कैथोलिक सीरियन बैंक में? बिल्कुल, देखिए 2.5% की गिरावट
थी वापस रिकवर होती जा रही है। 1.78% की गिरावट ही सिर्फ रह गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 285 280 के जो लेवल हैं वो काफी स्ट्रांग रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्शियली, यानी कि अगर आप खरीदारी करने का मूड बना रहे हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। टारगेट देखते हैं तो 320 रुपए का लॉन्ग टर्म पे। स्टॉप लॉस अगर लेते हैं तो यहाँ से 270 रुपए, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड दोनों अच्छा है, बेहतर है, यहाँ से बाय करना जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। सीएसबी बैंक में आप खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 270 का है, ऊपर में टारगेट आ सकता है 320 रुपए का। आखिरी स्टॉक जो बजिंग की कैटेगरी में आज शामिल हुआ है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री का। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, इसमें फिलहाल करीब 3% के आसपास का अपमूव है। इनको एक वेंडरबिल्ट नाम की यूनिवर्सिटी है जो रिसर्च यूनिवर्सिटी है यूएस की, उसने करीब 6.5 लाख शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं। 13 जुलाई को जो बल्क डील्स हुई हैं उसमें करीब करीब 0.5% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी के शेयरों में खरीदी गई है और 903 रुपये के आसपास के जो औसत भाव है उस पर ये 0.5% के आसपास का जो स्टेक है वो दरअसल इस यूनिवर्सिटी की ओर से खरीदा गया है। हाल फिलहाल इन्होंने एक लैंड भी परचेज करी है। इनकी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है हिंडाल्को, कलवा में ये 595 करोड़ रुपए के आसपास की इन्होंने ज़मीन भी खरीदी है। तो कुल मिला के देखा जाए सर, 950 रुपए का जो 52 वीक हाई है उसके बेहद करीब तक ये स्टॉक आज पहुंच गया था। 931 रुपये 50 पैसे इसका दिन का हाई है। अभी फिलहाल 3% के आसपास का अपमूव है। सेंचुरी टेक्सटाइल 4 डिजिट में आ जाएगा सर ये शेयर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि डेली चार्ट पर ये रिवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर आगे बढ़ रहा है। और टेक्निकल चार्ट पे भी देखते हैं तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हो या शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अच्छे ब्रेकआउट के साथ हैं। एमएससीडी सपोर्ट कर रहा है, आरएसआई सपोर्ट कर रहा है, स्टोकेस्टिक सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा स्टॉक बहुत कम देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है जो टारगेट है वो यहाँ से 1100 से 1200, 1150 से 1200 के बीच के देखने को मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रखिए यहाँ पर 850 का स्टॉप लॉस, और टारगेट लगाइए सीधे 1150 से 1200। 1150 और 1200 ये सेंचुरी टेक्सटाइल में टारगेट है। फिलहाल ये 3 डिजिट है, 4 डिजिट तक पहुंच जाएगा। आपको 850 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है।